हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के लिए आज 12 अप्रैल को पलवल पहुंचे, जहां उन्होंने धतीर गांव की जनता से जनसंवाद किया। तय समय से थोड़ा देरी से पहुंचे सीएम साहब का जनता ने शिद्दत से इंतजार किया। फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर, पलवल के विधायक दीपक मंगला, धतीर के सरपंच समेत इस जनसंवाद में कई शख्सियतें शामिल हुईं। सीएम साहब का स्वागत हुआ और फिर उनका जनता से संवाद, जिसमें स्थानीय मुद्दों से लेकर सड़क, शिक्षा, सुरक्षा तक तमाम मुद्दे उठे, जिनके सीएम साहब ने जनता को आश्वस्त करने वाले जवाब दिए और जिन मुद्दों पर काम चल रहा है, जनता के बीच उनकी जानकारी भी दी। देश रोजाना धतीर के जनमानस और सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच हुए इस पूरे संवाद को रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचा रहा है। सुनिए कैसा रहा मुख्यमंत्री और जनता के बीच ये संवाद। मित्रों, धतीरवासी साथियों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, लगता है आपने कई माताओं बहनों को नहीं बुलाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। बैठिए पीछे। आज चलिए, हमारी बहनें भी वो दिख रही हैं पीछे। मातृशक्ति को प्रणाम। देखिए, जिसे अपने को पता है कि मेरा गांव का एक जन संवाद का कार्यक्रम ये चल रहा है। शुरू किया था मैंने आज से लगभग 12-13 दिन पहले भिवानी जिले से। 3 विधानसभाओं के वहां भी लगभग 15-16 गांव में मैं होके आया था। और आज से पलवल जिला, यहां भी 3 दिनों में ऐसे ही 15-16 गांव हो जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि मेरे साथ आज हमारे केंद्रीय मंत्री, इस इलाके के सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर जी भी यहां उपस्थित हुए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं। और आपके जो विधायक हैं दीपक मंगला जी, वो भी मेरे साथ हैं। हमारे जिले के प्रधान जुआर सिंह तेवतिया जी भी, चरण सिंह तेवतिया जी भी, तो जुआर सिंह जी उधर बैठे मुझे याद आ रहे हैं। कोई नहीं, एक ही बात है। तो ये भी साथ आए हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं पार्टी के डॉक्टर पवन सैनी जी, वो भी उपस्थित हैं। और एक अच्छी बात है कि हमारे एडीजी सीआईडी आलोक मित्तल जी, और एक आलोक मित्तल जी की एक विशेष बात आपको बताता हूं कि जब भी कोई अफसर सरकार, यानी पुलिस का अफसर, आईपीएस अधिकारी, उसको बड़ी उत्सुकता होती है कि मेरी पहली ड्यूटी कहां लगेगी जब सिलेक्शन होती है। और आपकी जानकारी है कि नहीं है, इनकी सबसे पहले ड्यूटी जो है आज से 25 साल पहले है, वो यही लगी थी पलवल में। तो ये कहने लगे पलवल का जो जिला है और उसके जो गांव हैं कितने बदल गए होंगे। आज मैं भी देख के आता हूं। मैंने कहा चलो हमारे साथ चलो। ऊपर से सभी हमारे अन्य महानुभाव। मेरे इस दौरे में इतनी बात बताना चाहूंगा कि 8 साल में हमने पार्टी, यानी सरकार के नाते, जो भी सेवा करने का काम भरपूर हमने यहां किया। ऐसे ही केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने भी इन 9 सालों में जितनी ज्यादा जनता की सेवा की जा सकती है वो की है। और सही मायने में तो कोई राजनीतिक आदमी सेवा कर सकता है, ये सबसे पहले अगर किसी ने उदाहरण प्रस्तुत किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कहा कि मैं आपका प्रधानमंत्री नहीं, मैं आपका प्रधान सेवक हूं और मैं इस देश का चौकीदार हूं। किस लेवल तक उन्होंने चीजों को परिभाषित किया है। नहीं तो आज से 10 साल पहले कहा जाता था कि भी आप कौन हो, कोई परिचय कराता था कि ये नेता है, तो कई बार तो नेता को भी शर्म आ जाती थी मेरा नाम परिचय कराने नेता। और नेता के बारे में धारणा क्या होती थी, नेता मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला, ये धारणा रहती थी। लेकिन नेता सेवा कर सकता है, ये मोदी जी ने हमारे सामने विषय रखा। मीडिया के लोगों के सामने एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एक बार 2013 में शायद बात है, जब देश के प्रधानमंत्री वो तय हो गए थे कि अगले प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी उनको बनाएगी, तो मीडिया के मित्र ने पूछा कि मोदी जी आपके लिए जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। तो उन्होंने बड़ा मजेदार उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत सी समस्याएं भी हैं, बहुत सी बातें हम करनी भी हैं, कई चैलेंज बताए जा सकते हैं, लेकिन बड़ा चैलेंज आपने पूछा है
तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है मेरी जो बिरादरी है, यानी उनकी बिरादरी कौन सी थी? नेताओं की बिरादरी। तो इन नेताओं की बिरादरी, ये मेरी बिरादरी है, इसकी छवि खराब है, मुझे इसकी छवि को ठीक करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। और उन्होंने करके दिखाया है। भ्रष्टाचार को खत्म करना, जनता की दूर दराज में सेवा के लिए कैसे पहुंचना। आज मुझे केंद्रीय मंत्री मिले सुबह, वो कहने लगे हमारी ड्यूटी लगी है कि जो बॉर्डर पर गांव है, चाहे वो चाइना के बॉर्डर पर हैं, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं, ऐसे बॉर्डर्स पर उन गांव में जाकर के एक रात बिता के आओ। फौजी वहां लड़ता है, देश की सेवा करता है, लेकिन वहां का समाज जीवन कैसा है ये आप जाकर के देख के आओ। उनकी क्या क्या तकलीफें हैं, वहां स्कूल है कि नहीं है, वहां अस्पताल है कि नहीं है, वहां लोगों को रोजगार है कि नहीं है, वहां सड़कें हैं कि नहीं है, गांव के जाने के रास्ते हैं कि नहीं है। क्योंकि जितना बॉर्डर का एरिया होता कोई ध्यान भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार के कामों की सोच देश के प्रधानमंत्री जी ने, जब प्रधानमंत्री ने देखा कि हमारी माताएं बहनें रसोई के अंदर जब उपले जलाती हैं, लकड़ी जलाती हैं या मिट्टी के तेल का स्टोव जलाएंगी, तो जो धुआं है वो आंखों में असर करेगा, आंखें खराब होंगी, फेफड़े खराब होंगे और तरह तरह की बीमारियां, टीबी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज, कई तरह की बीमारियां खड़ी हो जाती हैं शरीर के खराब होने से। उनका कि देश की जितनी रसोइयां हैं सभी में गैस सिलेंडर ये पहुंचाऊंगा, और उन्होंने पहुंचाया। आज कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां किसी रसोई में गैस का सिलेंडर न पहुंचा हो। नहीं तो पहले क्या होता था, ये गैस के सिलेंडर भी पुराने हमारे कृष्णपाल जी जानते हैं, उस समय एमपीज को 25-25 कूपन देते थे कि अपने इलाके में 25 गैस के सिलेंडर बांट देना, और वो बंटते थे, स्पर्शों से मिलते थे। आज लोग गैस सिलेंडर वाले कहते हैं ठीक है तू आया जा, अपना गैस सिलेंडर वाला पीछे पीछे घूम रहा है, लो गैस सिलेंडर ले लो, ले लो गैस सिलेंडर ले लो। अब ये भी ठीक बात है कि कुछ हमारी बहनें सोचती हैं कि महंगाई भी हो गई है, क्योंकि ये गैस जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ है, विदेशों के साथ जुड़ा हुआ विषय है, तो उसके साथ जुड़ करके कम ज्यादा होता है, लेकिन सुविधा तो मिली है। महीने में मानो एक गैस सिलेंडर 1000-1200 रुपया 800 रुपया लग भी गया तो शरीर तो स्वस्थ हुआ। और अब तो उन्होंने कमेटी भी बनाई है कि इसके कैसे हम रेट कम करें, पिछले दिनों में 7-8% रेट कम भी किए। मैं सुविधा देने की बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने सोचा कि भाई आखिर बीमार होते हैं परिवार के लोग, उसके अंदर इलाज के ऊपर कई बार हजारों रुपया लाखों रुपया लगता है, और वो जो खर्च इतना हो जाता है कि परिवार उसको सहन नहीं कर सकता। परिवार के सामान बिक गया, कोई हमारी माता बहन ने कोई अपनी टूम कोई बनाई होगी, छोटा मोटा कोई गहना होगा वो बेच दी, कहीं खेत में काम करने वाला हमारा किसान जो है उनको किला बेच दिया, किसी ने कर्जा ले लिया। घर का प्यारा है उसको बचाना है, उनका ये भी नहीं। हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का जो खर्च होगा अगर इलाज पर, तो वो सरकार देगी, ऐसा उन्होंने व्यवस्था बना दी। और उसमें फिर हमने भी आगे बढ़ करके कुछ काम और करने शुरू किए। जो सरकारें बाकी काम करती हैं, सड़क बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, ये सब तो सब करेंगे, हम भी कर रहे हैं और पहले वालों से ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन लोगों के जीवन को सुखी करना, ये जो लोग जो है भागम भाग में लगे रहते हैं और दुनिया भर की परेशानियां होती हैं, इनको कैसे सरल किया जाए। जिस आदमी को सरकार की कोई मदद मिलनी है वो घर बैठे मिल जाए, हमने इस पर ज्यादा काम किया है। और खास करके पिछले जो ये हमारा दूसरी टर्म है 2019 के बाद की, इसमें जो शुरू के 2 साल थे, एक प्रकार से वैसे तो फील्ड के नाते तो खराब ही हो गए। क्यों खराब हुए थे मालूम है? कोरोना आ गया। अब ये कोरोना बीमारी ऐसी चीज थी ना किसी ने सोची थी ना देखी थी, लेकिन हर किसी को घर बैठा दिया। अब फिर दोबारा से भी कुछ शुरू हुआ है, बहुत सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि जहां कहीं भीड़ हो आसपास बैठे तो कम से कम मास्क लगा के बैठे। ये सावधानी बरतनी है हमने, ये कोई रिचुअल नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है, ये तो केवल इसलिए कि सावधानी बरतनी है। सावधानी कहते ना, सावधानी हटी दुर्घटना। और ये बीमारी ऐसी है कि देश और दुनिया में सब देशों में ये फैल रही है, केवल अपने यहां फैल रही है ऐसा नहीं है, बल्कि एक स्थिति तो ऐसी बन गई थी जब पीछे कोरोना हुआ
तो अमेरिका ने एक बात वहां कुछ लोगों ने चर्चा कर दी कि भी सारे देश दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो भारतवर्ष होगा। क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने कहा भारत की आबादी ज्यादा है और ये गरीब देश है। लेकिन उस चीज को देश के प्रधानमंत्री ने चैलेंज के रूप में लिया। उन्होंने अपने सारे वैज्ञानिक बुलाए, उनका देखो बीमारी ऐसी है, मानवता के ऊपर भी खतरा है, आप जो अपना दिन रात लगा करके अपनी खोज कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, करो। और मैं बधाई देना चाहता हूं उन वैज्ञानिकों को, उन्होंने 2 वैक्सीन तैयार की और सारे देश के लोगों को 2-2 डोज लगी और दुनिया के कुछ देशों को भी वो डोज लगा करके उनको बचाया, दुनिया के लोगों को। अमेरिका हैरान होता, अच्छा भारतवर्ष में ये सब कर गए। आज वो भी हैरान होते, बल्कि उन्हें उनके हमारे से ज्यादा संकट फैल गया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ऐसे जीवन को ठीक चलने के लिए, चलाने के लिए बहुत चीजें ऐसी करते हैं। उसी में हमने हरियाणा में एक नई चीज की है, वो की है परिवार पहचान पत्र। आपने सबसे सुन ही लिया होगा। किस किस का परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, जरा एक बार हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिन्होंने भी बनवाया ही नहीं है परिवार पहचान पत्र, ऐसे कौन है? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 15 16। अब सुन लो, इस परिवार पहचान पत्र का सरकार को तो कोई फायदा नहीं है, यह सिर्फ आपके लिए, फायदे के लिए। आप नहीं बनवाओगे तो एक तो नुकसान आपको खुद को होगा और एक आपके गांव को होगा। आपको खुद को क्या होगा कि हम जो भी नई योजनाएं बनाएंगे पब्लिक के लिए, वो सब परिवार पहचान पत्र के हिसाब से ही दी जाएंगी। कोई भी नई स्कीम गरीब के लिए बनानी है, किसी मरीज के लिए बनानी है, बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी तब भी परिवार पहचान पत्र लिखवाएंगे, राशन कार्ड बनना तब भी परिवार पहचान पत्र लिखा जाएगा, आयुष्मान कार्ड बनना तब भी परिवार पहचान पत्र लिखा जाएगा। जिसका नहीं बना होगा इन सुविधाओं से वंचित रह जाएगा, ये सुविधाएं उसको नहीं मिल पाएंगी। तो ये तो आपका व्यक्तिगत नुकसान है। अब गांव का नुकसान बताता हूं। हम गांव को जो अब ग्रांट देते हैं, वो ग्रांट परिवार पहचान पत्र में कितने लोग हैं उस गांव के, उसी आबादी को मान के देते हैं। और इसमें एक आदमी, उसके पीछे 2000 रुपया गांव को मिलता है। अगर एक परिवार के 5 सदस्य हैं और उस परिवार ने मान लो नहीं बनवाया, तो इसका मतलब आपके गांव की 10,000 रुपया ग्रांट कम आएगी। और अगर ऐसे 10 परिवार होंगे जिन्होंने नहीं बनवाया, तो इसका मतलब 1 लाख रुपया कम आएगा। अगर 100 परिवार ऐसे नहीं बनवाएंगे तो 10 लाख रुपया कम आएगा। अब आपको बोलो ग्रांट कम चाहिए कि पूरी चाहिए? क्यों कम चाहिए कि पूरी चाहिए? पूरी चाहिए तो परिवार पहचान पत्र बनवाना पड़ेगा ना। अब आपके जिम्मे है कि जिन लोगों ने नहीं बनाया है, ये जो 15-20 लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किया, हो सकता और भी हो, इन सबको कहिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें पैसा लगता नहीं है। अपना परिवार पहचान पत्र बनाओ, अपनी सुविधाएं भी सुनिश्चित करो, मिलेंगी, और गांव का भी बजट आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये एक दूसरा विषय मुझे करना है। अब इस परिवार पहचान के माध्यम से कई हमने काम किए हैं। हमारे विपक्षी नेताओं ने बहुत हमारे ऊपर कटाक्ष किए, बहुत तंज कसे कि क्या परिवार पहचान पत्र बना लिया। उन्होंने एक नाम दिया कि परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये तो परिवार को क्या है, परिवार पहचान पत्र। मैंने भी देखा, मैं कभी ये परिवार पहचान पत्र तो परिवार पहचान पत्र कह रहे हैं। मेरे सामने एक अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ी थी, मैंने उसमें से देखा क्या हो सकता है, तो मैंने कहा ये परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, ये है परिवार पहचान पत्र। परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, गरीब आदमी का सहारा है ये। अगर गरीब आदमी को कोई भी चीज हम पहले देंगे तो पहले परिवार पहचान पत्र देखेंगे। अभी तो रोड गोड़ में जिनको मिलना चाहिए था मिलता नहीं था, जिनको नहीं मिलना था वो लंबे होके आगे जाके ले आते थे। ये शिकायतें खूब थी ना। 2011 में गिनती हुई थी, जनगणना, अभी तक उसके बाद नहीं हुई है। 2023 आ गया, 21 में होनी थी, कोविड करके नहीं हुआ। अब वही गिनती हमारी चल रही है, कौन अमीर कौन गरीब, वो सारा उसमें से चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान
कार्ड बनवाए आयुष्मान, ये जो आयुष्मान के कार्ड 15.5 लाख कार्ड हरियाणा के बने, जबकि हमारी 1,80,000 की इनकम से नीचे गरीब परिवारों की संख्या बीपीएल की वो 30 लाख है। तो 14.5 लाख परिवारों के भी हमने कहा कि हम अपनी तरफ से बनवाएंगे, हरियाणा बनवाएगा, उसका 500 करोड़ रुपया साल का हरियाणा सरकार देगी, लेकिन इलाज सबका फ्री होगा, ऐसे जो 30 लाख तक। ऐसे ही राशन कार्ड, बहुत शिकायतें आती थी, जब हम सरकार में नहीं थे तब भी आती थी, आने के बाद भी आती रही कि जो गरीब आदमी है, गरीब किसान है, मजदूर है, उसका तो राशन कार्ड बना हुआ नहीं है। और पड़ोस में एक 2 मंजिल 3 मंजिल मकान वाला आदमी है, कार चलाता है, बेटा नौकरी करता है, उनका राशन कार्ड बना हुआ। हमने कहा ये भी एक बार देखते हैं, समझते हैं। जब हिसाब लगाया तो 1,80,000 से नीचे 12.5 लाख लोगों के राशन कार्ड नहीं थे, जो हमने पिछले जनवरी के महीने में बनाए। जनवरी के महीने में, हाँ, जो लोग जिनको नहीं लेना चाहिए था इसका फायदा, अच्छे संपन्न हैं, कोई अपना पैसा थोड़ा बहुत पल्ले से लगा करके काम चला सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड का फायदा सिर्फ साल का 5,000 रुपया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 5,000 रुपये साल का बचता है उससे। 20 रुपए किलो के हिसाब से 20 किलो अनाज घर में आए तो 400 रुपये महीना हुआ, क्यों? साल का 48, और 200-400 रुपया कोई सरसों का तेल मिल जाएगा, कोई चीनी मिल जाएगी। चीनी तो खैर सबको पैसे से ही मिलती है, 13.5 रुपये किलो, उसका कोई फायदा नहीं होता। हाँ, बाजार में थोड़ी महंगी होगी, वहां बाजार में 30 है तो 15 रुपए किलो उसका फायदा था, 1 किलो 2 किलो मिलती है। तो मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को अपील करते हैं, समझाते हैं कि गरीब आदमी को साधन जाने दो, इसका पैसा लाभ उसी को होने दो। अमीर आदमी ले जाएगा तो गरीब के घर का उसका चूल्हा नहीं जलेगा। तो इस प्रकार से हमने काम किया। अब ये सारे काम जो प्रदेश में किए हैं, उसका असर गांव में कितना है, मैं आपको धतीर गांव के कुछ आंकड़े बताता हूं। हर एक गांव में उसका लाभ तो होगा ही है, अगर प्रदेश में है तो गांव में भी होगा। जैसे इस गांव के अंदर जो राशन कार्ड है, अब वो राशन कार्ड यहां दिसंबर में सिर्फ 450 ऐसे जो बीपीएल राशन कार्ड है 450 ही थे जो गरीबों के। अब उसमें बढ़ा करके अब 750 यानी 300 कार्ड और बढ़े हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये संख्या और भी इसमें बढ़नी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से काफी कम है, तो कहीं कोई दिक्कत होगी और बढ़ाएंगे। लेकिन आखिर डबल कार्ड हो गए, इसका मतलब अपने आप बन गए, अब जिसकी जरूरत थी उसके बन गए। इसी तरह से जो आपके यहां परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आयुष्मान के जो कार्ड बने, 3598 आयुष्मान के कार्ड बने हैं यहां, और इसमें जो लोगों ने उसका फायदा उठाया है, अभी तक जो बीमार होकर के इलाज के लिए गए, सरकार में कोई पैसा नहीं लगाया यानी अस्पताल में, ऐसे 17 लोगों ने यहां फायदा भी उठाया है, जिसमें 1,70,000 रुपया ये उनका बचा है। अगर ये योजना ना होती तो 1,78,000 रुपया उनकी जेब से जाता। और ये कई गांव में तो और ज्यादा भी हुआ है। हो सकता है यहां के लोगों का भी उतना प्रचार ना हो, ना उनको अस्पतालों में स्थान ना मिलता हो, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सब परिवारों को साल का 5 लाख रुपए का इलाज परिवार का वो इस योजना में से होगा, और ये आपको इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार हमने कैंप लगाए थे पीछे, जिसके अंदर 36,000 लोगों को बैंक से लोन, कहीं से उनके दुकान बनानी है, उन्होंने कोई भैंस खरीदनी है, उन्होंने कोई गाय लेनी है, दूध का काम करना है, ऐसे 36,000 लोगों को हमने लोन दिलवाया है। इस गांव के भी ज्यादा नहीं है, ये भी 5 ही लोग हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके यहाँ परिवार पहचान पत्र का विषय या तो उसके अंदर ठीक से काम नहीं हो रहा। एडीसी है यहाँ? नमस्कार सर, मैं एडीसी पलवल सर। क्या ये आंकड़े ठीक है क्या? सर यहाँ पे अभी कैंप दोबारा लगने वाले हैं सर, और ये लिस्ट जो राशन कार्ड वाली है सर, ये हर मंथली आती जाती है सर, तो ये अभी नियरेस्ट मंथ में सर और बढ़ते जाएंगे सर। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के सर 25 अप्रैल से कैंप लगेंगे। यहाँ के सर 35 बेनिफिशरीज का नाम आया है, जिनको सर बैंक के माध्यम से लोन दिलवाया जाएगा या ट्रेनिंग प्रोवाइड करके कोई जॉब दिलवाई जाएगी। 35 नाम आए? 35 नाम। हाँ, हमारे ये सारे परिवार पहचान पत्र का काम एडीसी है, पूरे जिले का काम ये देख रहे हैं। एक एक गांव के ऊपर विचार करेंगे कि उस गांव में ऐसे जो कमजोर परिवार हैं, उनके घर में किसी एक आदमी को रोजगार मिल जाए, ताकि उसका गुजारा होकर के कहीं 1,80,000 से इनकम से अगर आगे आ जाता है
तो फिर उसको कोई समस्या घर चलाने में नहीं आती है। और अगर इनकम बढ़ जाए, सरकारी योजना छूट भी जाए, और या फिर बिना इनकम बढ़ाए सरकारी योजनाओं के साथ लिए हाथ फैलाते रहें, कौन सी बात ठीक है? इनकम बढ़ा के बाहर निकलना या हमेशा हाथ फैला के रखना? बताओ। इनकम बढ़ा के उनको बात किया जाए, ठीक है ना? आखिर तो पैसा अगर आदमी के हाथ में आ जाए तो फिर क्या जरूरत है इन चीजों की? इसलिए ये एक नए सिस्टम शुरू किए हैं जिसमें हर परिवार का डाटा हम रखते हैं, उस परिवार में क्या तकलीफ है, क्या कठिनाई है, परिवार के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो कहां कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में है कि प्राइवेट स्कूल में है। एक योजना और हम बढ़ा रहे हैं कि जो परिवार अपने बच्चों को किसी कारण से सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, उनको लगता है कि यहां पढ़ाई की बजाय प्राइवेट स्कूल में अच्छी है, हमने उन प्राइवेट स्कूलों को भी कहा है कि ऐसे गरीब परिवारों के बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो पहली से 5वीं तक 700 रुपया, 6ठी से 8वीं तक 900 रुपया और 9वीं से 12वीं तक 1100 रुपया ये सरकार देगी, उस बच्चे को आप बहुत पढ़ाओगे। इसको हमने चिराग योजना कहा है। इससे कंपटीशन भी होगा, कौन सा स्कूल अच्छा है, सरकारी अच्छा है या प्राइवेट अच्छा है। तो उस कंपटीशन में जिधर बच्चों को पढ़ने की जरूरत होगी वहां जाके पढ़ेंगे। तो ऐसे ही सारे काम हम कर रहे हैं। इसमें इस गांव का योगदान और थोड़ा बढ़े, इसके लिए यहां के लोग भी जागरूक हों। यहां के सरपंच कौन है भाई? इस गांव के अंदर एक बार लग करके ये सारी सुविधाएं दिलाने का काम है, इसके कैंप लगाओ, जागरूकता लाओ, सब सहयोग सरकार करेगी। ठीक है। अब जहां तक गांव के विकास के काम है, विकास के कामों में भी गांव के अंदर कई तरह की डिमांड जो हमारे पास पहले आई हुई हैं, उसमें हमने कुछ तो डिमांड्स आपकी क्लियर करके, और आज जिसको मैं बता दूंगा कि वो काम तो हम पहले से कर रहे हैं, और जो काम ऐसे हैं आज आप देंगे, उन सब कामों पर भी हम विचार करके और सारे काम जो है आपके वो सब कराएंगे। जैसे अभी मेरे पास जो काम आए हैं, कुछ काम इसमें से हो भी गए हैं। एक है पंडित चेतराम के मकान से शमशान घाट तक का रास्ता, नाली, इसके ऊपर पेवर ब्लॉक ये बिछा है क्या? बताओ अगर इस गांव के लोग बैठे हैं यहां तो। दतीर का ये नहीं है, पंडित चेतराम के मकान से और शमशान घाट तक है काम चल रहा है। तो इसमें काम चल रहा है ना? नहीं चल रहा? ठीक है। जिनको लगता है पंडित चेतराम जी के यहां परिवार से कोई है? नहीं है। अच्छा, उस गली में से है कोई जो गली लिखी है पंडित चेतराम से लेकर शमशान घाट तक का रास्ता, वहां उस गली का कोई आदमी है? काम है? अभी काम शुरू नहीं हुआ जी। अच्छा, हाँ जी, सैंक्शन हो गया? हाँ सैंक्शन हो गया। सैंक्शन हो गया तो ठीक है। इसका मतलब हमारे पास तो यही है कि भी सैंक्शन होकर के काम शुरू है। नहीं भी होगा तो हो सकता है उसको कहीं इन्होंने ठेकेदार को दे करके काम शुरू कराना होगा, लेकिन ये काम बता रहे सैंक्शन हो गया, तो इसलिए इस काम के आगे कोई और करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक और है, जगबीर के मकान से लक्ष्मण मास्टर का घर, वहां तक का रास्ता बनेगा जी अभी। बनेगा जी, छोटी सी गली है वो। हाँ, लेकिन क्या मंजूर हो गया? हाँ जी मंजूर नहीं, तो रास्ता अंदर का है जी, और थोड़ी सी और वैसे बन जाएगा। पेवर ब्लॉक से बनेगा? हाँ जी, नहीं पंचायत बनाएगी, पंचायत ही बनाएगी, लेकिन पेवर ब्लॉक से बनाएगी ना? हाँ, क्योंकि इसमें जो गलियों के काम है वो सारे पंचायतों ने ही करने हैं। हमने तो पंचायत से ही जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें से पूछा, उनका इन 2 गलियों का पैसा वहां गया है। इसी प्रकार से एक काम राजदेव पूर्व सरपंच के मकान से कैलाश क्लॉथ उसका रास्ता, वो भी अभी शुरू नहीं हुआ है। शुरू नहीं हुआ जी, उसका टेंडर लग चुका है जी। टेंडर लगने के बाद में अभी वो शुरू हो जाएगा। टेंडर लगा उसका? टेंडर लग कितने का टेंडर है? वो 20 साल है जी, 6-7 लाख का है। 7 लाख रुपए का। हाँ, तो ये सारे काम जो पंचायतों ने काम, अभी पीछे हमने कहा था कि पास करो अपने प्रस्ताव रेजोल्यूशन, और पास करके काम करना शुरू करो। कितने रेजोल्यूशन पास हुए अभी काम? अच्छा, 2 रास्ते बन गए, एक का टेंडर लग गया। कितने जो पैसे आए थे सरकार के सारे कंप्लीट हो गए, लग गए सारे?
कितने पैसे आए थे? 43 लाख रुपए आया था, लेकिन बता रहे हैं एक काम छूटा हुआ, बाकी कामों के टेंडर या बाकी काम शुरू हो गए हैं। तो ये सारे काम आपके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैठिए। एक दतीर से पातली तक 3 क्रम का रास्ता, 4 क्रम का है सर? 4 क्रम का है जी ये। 4 क्रम का है। हाँ जी, और ठीक 4 क्रम का इसमें 4 क्रम का ये रास्ता, ये भी हमने मंजूर कर दिया है और इसके ऊपर 45 लाख रुपया ये मंजूर किया है। थैंक यू। एक काम और जो यहां से लिख के भेजा था इन्होंने, उसमें भी वैगी में हजारी बंगला चौपाल कंप्लीशन। हजारी बंगला चौपाल है कोई? हाँ जी, है जी। हाँ, उसके लिए 10 लाख रुपए मांगे थे जो मरम्मत के लिए जी, वो काफी उसमें जर्जर हो रही है जी। हाँ। और हमारे 20 जो गांव है, 20 गांव का वो हजारी बंगला है जी हमारे घर। ठीक है, वो भी मंजूर हो गया। थैंक यू, थैंक और यू। वो, हाँ, और वो दीपक मंगला अपने फंड में से कराएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। इन्हीं का मैंने लिखा है वैगी स्कीम में। ठीक है, भैया होगा ना वैगी स्कीम में। थैंक यू सर। सभा है, ये तो आपके लिए। नहीं तो भी पटा हुआ वही साहब किताब। आपने अपने जो वैगी स्कीम में 2 करोड़ रुपए लगाने हैं पूरे हल्के में, कुछ शहर में लगेंगे, गांव में लगेंगे, लेकिन उस 10 लाख इसमें से ये लगेंगे। चौपाल की है। बहुत अच्छा। एक है दतीर से मिडकोला 3.5 किलोमीटर की सड़क दोबारा बननी है। हाँ जी, हाँ जी। ये भी मांग आई हुई है, इसको भी 3 करोड़ 20 लाख रुपया इसका भी मंजूर कर दिया। थैंक यू जी। इसके साथ जैसे गांव की आबादी आपकी लगभग कितनी है? 15 और 16 हजार रुपए जी। रुपए नहीं, आदमी। आदमी भाई मेरे पास गांव की आबादी 11,500 लिखी हुई है। आबादी कम से कम 20,000 है जी हमारी। मेरे पास 11,500 लिखी है। हाँ जी। परिवार पहचान पत्र थोड़े बहुत अगर और आ जाएंगे तो 200, 400, 500 और आ जाएंगे। ऐसा है कि 2011 नहीं, हम तो नई जो आज परिवार पहचान पत्र के हिसाब से हैं, अब तो हर दिन बच्चे का जन्म होता है, वो भी 7 दिन में या 15 दिन में एंटर हो जाता है। भगवान ना करे किसी का देहांत होता है, उसका भी 15 दिन में नाम कट के वो कम हो जाता है। ये अब 10-10 साल इंतजार नहीं होते कि 10 साल में आबादी एक बार गिनेंगे और बाद में 10 साल बाद फिर गिनेंगे। अब तो हर गांव, हर शहर, हर वार्ड उसकी जन्म मृत्यु के हिसाब से सर्टिफिकेट बनते हैं, ऑफिस बन गए हैं। और ये जिम्मेवारी चाहे अस्पतालों की है, चाहे पंचायतों की है, सब अपने अपने हिसाब से उसकी एंट्री करते हैं। इसलिए उसमें 1-2% ऊपर नीचे हो सकते हैं। 11,000 नहीं है, 11,100 समझ में आता है, 11,200 समझ में आता है, 11,000 का 12,000 नहीं होगा। और अब इसमें कोई गड़बड़ कर भी नहीं सकता। इसी प्रकार से मेरे पास जो शिकायतें हैं उसमें यह है कि स्ट्रीट लाइट, गलियों में स्ट्रीट लाइट का काम जिला परिषद के जिम्मे हमने लगाया है। हर जिला परिषद ने ब्लॉक में 5 गांव में देने थे। कौन है यहाँ जिला परिषद? सीईओ जिला परिषद या चेयरमैन जिला परिषद है? हाँ, सीईओ। तो इस जिला परिषद ने गांव अपने चयन कर लिया, छांट लिया, हर एक ब्लॉक में 5 कर लिया। दतीर उसमें है, पता कराओ। अगर नहीं भी है तो दतीर उसमें जुड़वाओ। थैंक यू सर। स्ट्रीट लाइट के लिए पहले साल में 750 गांव में स्ट्रीट लाइट, बड़े बड़े जो गांव सब में लगवाएंगे। और उसमें 10,000 की आबादी के सारे ही गांव होंगे, चाहे वो 5 से ज्यादा हो जाए। ठीक है, फिर 10,000 से ऊपर का है ये, दतीर उसमें नहीं छूटेगा, ये ध्यान करो। एक चीज आई है कि मेन चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना। सीसीटीवी कैमरा किसके जिम्मे है? कोई पंचायत के जिम्मे है या जिला परिषद? कौन करेगा? क्यों भाई, पंचायतों ने कोई प्रस्ताव पारित किए? ठीक है, अगर पंचायतें करेंगी तो इनके फंड में से हो जाएगा, नहीं तो जिला परिषद के पास फंड है, दोनों के पास नहीं है, तो हम भेजेंगे, हम तय करेंगे कि सीसीटीवी कैमरा भी बड़े गांव में लग जाए। थैंक यू। एक गलियां टूटने की शिकायत है, पंचायत द्वारा ये सब देख करके कोई गली जो है बचनी नहीं चाहिए जो नहीं बनी है।
फिरनी का काम कौन कराता है यहाँ? डीसी मैडम? मार्केटिंग बोर्ड कराता है। मार्केटिंग बोर्ड के हैं सेक्रेटरी कौन है यहाँ? कौन है जी एक्शन साहब हैं जी। एक्शन साहब। हाँ, गांव की फिरनियां ये मार्केटिंग बोर्ड करा रहा है। हाँ, तो इस गांव की फिरनी का क्या है विषय? अरे रुको भाई रुको, अब मेरे ऊपर भी भरोसा करो थोड़ा। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर ये काम अलॉट किया था और जैसे ही हमने काम शुरू किया तो गांव वालों ने ये कहा कि पहले डिमार्केशन कराओ उसके बाद काम करना है, जबकि ये फील्डिंग का काम हमने 1991 में पूरा किया था सर। अच्छा, सड़क बनी थी सर। उसके बाद नहीं हुआ? उसके बाद बीच में रिपेयर की सर। अच्छा। 2 दिन बाद, लेकिन 2015 में जब हम रिपेयर करने आए तो सभी गांव वाले बोले पहले डिमार्केशन कराओ। नहीं, बात तो ठीक है, डिमार्केशन तो होनी चाहिए सर। वैसे पहले सड़क बनी हुई थी 1991 से सर। नहीं बनी हुई हो, लेकिन मान लो अगर किसी को शक है सर। कि कब्जा किसी और यानी किसी की जमीन का कब्जा हो गया या फिरनी में आ गया या किसी ने फिरनी की जमीन काट के अपने घर बना लिए, तो अगर गांव की डिमांड है आखिर उसका डिमार्केशन करने में देर क्या लगेगी? कुछ भी नहीं। डिमार्केशन कराने के बाद बहुत सारे मकान आ गए सर। अच्छा, हाँ, तो अचानक हर तरह के परिवार होते हैं। कोई सीधा साधा परिवार पंचायत की बात मान जाए, कोई अपनी दबंगई चलाता ना कोई नहीं मानो है, ऐसे भी होंगे ना, तो ना मानने वाले भी बहुत होते हैं। तो थोड़ा सा लोगों को समझाना चाहिए कि गांव सांझले काम में कोई अड़चन ना करे। भाई आप जरा इधर आ जाओ ना, यहाँ साइड में। कोई मेरा चेहरा लेना जरूरी नहीं है, गांव के लोगों का चेहरा लो। आज वही दिखाओ। जनाब गांव में बहुत बड़ा गांव है, अस्पताल बिल्कुल भी नहीं है। वो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो ये फिरनी वाला विषय जैसे डिमार्केशन में बता रहे, एक घर कोई नहीं मान रहा है उसको मना करके और फिरनी का काम जल्दी कराया जाए। अगर कहीं अड़चन फिर भी आती है लिख करके आप हमें भेजो और हम फिर जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं कि गांव सांझला काम है, फिरनी है, डिमार्केशन हुई है और उसमें कोई आदमी अड़चन डालेगा ना मैं तो ना मानू। ना मानू को मनाने वाले बहुत है, नहीं तो अपने घर वाले मना लेंगे। एक बार एक आदमी, सुनो भाई सुनो, दादा लक्ष्मीचंद सुनो सुनो सुनो। एक बार एक आदमी जो है ना घर में गया अपना, जाके कहता भगवान, अपनी पत्नी से कहता भगवान आज मैं एक शर्त लगा के आया हूं 100 रुपये की। ये क्या लगा के आया? मैं लगा के आया हूं कि 2 और 2 5 होते हैं। तो कहते नपुते तो हार गया। गाली होते हैं नपुते, तो हार गया। कैसे हार गया? कि 2 और 2 4 होते हैं, तो हार गया। कहने लगा ले मैं मानू भी, तुझे मानना नहीं है इसने, तो इसका राज फिर उसकी घरवाली ने कर दिया था। मेरे कर देते हैं सब। तो कुल मिला करके हमें ठीक बात करवानी है तो गलत बात नहीं सहन करनी है, इसके लिए हम काम करें और आगे बढ़ें। अब एक विषय ऐसा है जिसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा और आखिर में करूंगा, वो ये है कि आज से 10 साल पहले अगर कोई नौजवान पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की इच्छा करता था तो उसको क्या क्या करना पड़ता था? 10 साल पहले क्या करना पड़ता था? एमएलएन के चक्कर काटने पड़े थे, पैसा देना पड़े, रुपया पैसा सब वही बात है ना। क्या होगा? हाँ मतलब इम्तिहान से पहले ही बता दे हैं, फिर वो आवाज हो नंबर आ गए ट्रैक्टर भर के लिए। अच्छा ये बताओ, इन 8 सालों में आपके गांव में कोई नौकरी लगी? लगी जी। मेरे हिसाब से इन 8 सालों में 16 नौकरियां इस गांव में लगी हैं। 16 नौकरियों में से जो भी कोई लगी होगी को जानकार होगा, किसी का कोई आना पैसा लगा? तो कुल मिला के जहां भी लगी है, कहीं किसी से कोई पैसा मांगा किसी ने? अगर किसी ने मांगा हो है, सारे के सारे योग्यता के आधार पर लगे हैं जी। वो तो ठीक ही है। हाँ जी, किसी ने कहीं भी
क्या बिना योग्यता, अरे सुनो, क्या बिना योग्यता के लगाने चाहिए? नहीं जी, नहीं लगाने चाहिए जी। नहीं लगाने चाहिए? नहीं जी, नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, हो गया आप मेरे साथ, हाँ। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ। हाँ। और अगर किसी ने कोई रुपया ना मांग लिया हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट की हो, आप नाम बता दियो, 24 घंटे आगे नहीं चलने दूंगा उसको मैं। 24 घंटे छोड़ दो ना, हो गया तुम्हारा काम। अरे बात में करेंगे, मैं जो जितनी बात कर रहा हूं उतना ध्यान करो, फिर बाद में तो सबकी बात करेंगे एक साथ। तो मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने कोई रुपया ना मांग लिया हो तो आप मुझे नाम दे देना, 24 घंटे से आगे चलने नहीं दूंगा उसको मैं, केवल बता देना। तो कृष्णपाल जी के सानिध्य में तो आप बैठे ही हो, और ये ईमानदारी जो ना बरते उसी के खिलाफ हो जाओ। देश का प्रधानमंत्री ईमानदार, मुख्यमंत्री के बारे में आप बताओगे कैसा, आपके सांसद कैसे हैं, आपके विधायक कैसे हैं, आपके सरपंच कैसे हैं, खूबसूरत भी है कोई और कह रहे हो खूबसूरत भी है। चलिए, मेरा ही कहना है, ये आज हम धड़ल्ले से कह सकते हैं, क्योंकि शीर्ष पर ठीक बात हो तो नीचे तक ठीक पहुंच जाती है, और अगर ऊपर गड़बड़ हो तो नीचे भी गड़बड़ हो जाती है। आपके यहां सारे तरह के नेता आपने देख लिए, कितने लोग अंदर जा चुके हैं और कितनी को बारी लगी हुई है, सब इंतजार कर रहे हैं कि कब बारी आए। समझ रहे हैं? क्या करें, जाने की, अंदर जाने की बारी कर रहे हैं इंतजार। तो मेरा कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और एक कभी कभी विवाद भी हो जाते हैं इसमें। विवाद क्या होते हैं, अभी पिछले दिनों में हमने सरपंचों को यह कहा कि भाई सारी चीज अपने हाथ में ना रखो, कुछ ई टेंडरिंग में जाने दो। तो मुझे इस इलाके का पता नहीं, लेकिन हरियाणा में तकरीबन लोगों ने स्वागत किया। थोड़े से लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस इलाके में क्या हुआ था, है? टेंडर लगा चुके हैं, बधाई आपको, बधाई आपको। मैं यही कह रहा हूं, ये ई टेंडरिंग गलत है क्या? गलत तो नहीं है। हाँ, तो ये पब्लिक का पैसा है और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। आखिर कितने में कौन ठेकेदार पैसा काम कर रहा है, ये पब्लिक को क्यों नहीं पता होना चाहिए। और एक आदमी कहता मैं 10 लाख का करूंगा, दूसरा कहता मैं 9.5 करता हूं, तीसरा कहता मैं 9 करता हूं, तो हम 10 वाले से क्यों कराएंगे, 9 वाले से कराएंगे ना। हाँ, बाद में उसकी क्वालिटी चेक करने का काम आपका है। ऐसा ना हो कि 10 की बजाय 9 तो आ गया, ईंटें पिल्ली लगा गए, या कहीं रेत बजरी में टाका लगा लिया, कमी कर दिया, सरिया लगाना था 2 टन लगा दिया 1.5 टन। तो ये चीजें भी गांव के लोगों को सावधानी से करानी पड़ेगी। सबका साथ सबका विकास, इस नारे को ध्यान रखो। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने सबने प्रयास भी करना। बैठो बहन जी, बैठ जाओ, आपकी बात भी सुन लेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब क्योंकि ये राम कहानी तो मैं जितनी लंबी करता रहूं हो जाएगी, लेकिन भाई थोड़ा सा इसको इधर कर लो, हाँ बस, क्या कर लो। तो अब ये तो लंबा चलता रहेगा। अब मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं। किसी के घर में कोई तकलीफ है, किसी को आर्थिक सहायता चाहिए, किसी को मकान की छत गिरी है, किसी का मानो भाई का कोई विषय आता है, ट्रांसफर करा दो जी, उसका मदद चाहिए जी। तो ये सारी चीजें होंगी, और ये पता नहीं कब किसके हाथ हो जाए। इन पर सब पर हमने सिस्टम बनाया, सबको पैसा मिलेगा, सबको जो सहायता जो तय कर रखी है वो मिलेगी। गरीब आदमी को अगर मकान की छत भी उसकी गिर गई है या उसकी रिपेयर करनी है, तो पहले 51,000 था, हमने 80,000 रुपया कर दिया कि 80,000 रुपया ऐसे गरीब को ही मिलेगा। जिनके सिर पर छत नहीं है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको मकान मिलेगा। इधर आगे भेज दो, उनको आगे भेज दो। क्या करें, नहीं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं उनको। इनका कोई कागज हो तो जरा वो पहले मेरे पास भेज दो। क्या है, हम भी बताना है, बर्दाश्त है आपके लिए। नहीं, कोई कागज मंगा लो, इसके पास है क्या नहीं है, कुछ है, जरा पूछ लो क्या है, विषय क्या है, क्या है, पूछ लो।
बुला लो, आगे बुला लो। और क्या है, अगर देखो बुढ़िया दूर से आई है, तकलीफ है तभी वो आई है। हमने एक काम और बुजुर्गों की बात सुन करके मुझे ध्यान में आया है, आप बताओ उसको ठीक किया कि नहीं किया। जब ये परिवार पहचान पत्र बनाया तो उसमें बहुत से लोगों ने सिंगल मेंबर फैमिली, यानी परिवार जो है एक सदस्य है वो, अब उस एक सदस्य मान लो को बाहर से दूर से आया हुआ है, नौकरी करता है, वो अकेला रह रहा, परिवार पहचान बना लिया, समझ में आ गया। लेकिन बुजुर्ग ऐसे कुछ 3700 बुजुर्ग ऐसे निकले जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है और सिंगल मेंबर फैमिली। कोई कैसे तो वो रहते होंगे, कैसे वो खाना खाते होंगे, कैसे अपने कपड़े धुलवाते होंगे, कैसे वो उनको छोटी मोटी तकलीफ हो जाए तो कौन उनको संभालता होगा। हमने कहा इन 3700 लोगों की व्यवस्था ये सरकार करेगी। आश्रम बनाएंगे, कहीं 20, 30, 50, 100 जितने भी होंगे, बढ़िया उनका व्यवस्था, उनके लिए शरीर के मुताबिक उनका खाना पीना, उनका जो रहन सहन का सारी व्यवस्था सरकार करेगी। और ये जल्दी एक नोटिस निकाल करके डीसी को कहने वाले हैं कि शुरू में चाहे 10-10 लोगों की व्यवस्था करो, लेकिन ऐसे जो लोग आना चाहेंगे, वहां रहना चाहेंगे तो वहां रहेंगे। और अगर कहीं उन्होंने किसी लालच में ये अलग से फैमिली मेंबर बनवा लिया होगा तो फिर वो आएंगे नहीं, फिर कहेंगे ना ना अब तो अपने बच्चों के साथ रहेंगे, फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। कई समस्या होती है ना, क्यों पंडित जी, ठीक है ना। हाँ, इसलिए लोगों को ठीक रास्ते पर लेकर चलना, सरकार भी चले, अधिकारी भी चले, कर्मचारी भी चले, जनता भी ठीक चले, सबको एक दिशा देनी पड़ेगी। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और इसके लिए जो जो व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी हम करेंगे। अब तो हमारा जो विरोध करने वाले लोग हैं वो पहले कहते थे आपने हर चीज के लिए पोर्टल बना दिया, पोर्टल बना दिया। देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है और आज कंप्यूटर जिसको जानकारी नहीं है कंप्यूटर के सिस्टम की, समझो अनपढ़ है वो, इसलिए हर बात आपके घर बैठे जानकारी लेने का सिस्टम पोर्टल है। पहले कहते थे हम पोर्टल खत्म कर देंगे, अब कहते हैं जो पोर्टल काम के नहीं है वो खत्म कर देंगे। कैसे बदल गए। ये कहते हैं कि हम आएंगे मेरिट वेरिट सब फाड़ के फेंक देंगे, जब उनको लगा कि इसी चक्कर में 10 साल की जेल हुई है। अब कहते हैं नहीं नहीं हम आएंगे योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे। कल तक जो जीएसटी का विरोध करते थे आज वो कहते नहीं नहीं जीएसटी बहुत बढ़िया चीज है, विरोध के लिए विरोध करेंगे ही है, क्योंकि अब सीजन भी है ना, 1 साल 1.5 साल बाकी है? तो 1 साल में कुछ ना कुछ काम करना ही चाहिए। इसलिए मित्रों अब हम इन कामों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आखिर में आप लोगों के जो व्यक्तिगत काम है, एक तो जिनके पास कोई कागज लिखा हुआ है वो जरा हाथ खड़े कर दो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बोलने का मौका नहीं मिलेगा व्यक्तिगत काम वालों को। ये कोई कहे कि जी मेरी तो जमीन किसी ने कब्जा कर लिया, वो मेरी उस फसल काट ली, ये सारी जो चीजें हैं आप लिख के दोगे, एक एक का उसके ऊपर एक्शन कराएंगे, ठीक है। सामूहिक काम जो है कोई सरपंच साहब के पास अगर उन्होंने कोई मेमोरेंडम बनाया होगा तो इनसे ले लेंगे। और भी किसी गांव का कोई आया हुआ है सरपंच, नहीं सरपंच, अरे वही मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत बातें लिख के देना, आप बैठ जाओ। मौका खराब है मैं थोड़ी बता पाऊंगा, आप किसी स्कूल कॉलेज की बात करते हो करता भी सही, मौके खराब हैं या किसी के खेत में कोई नुकसान हो गया, किसी की चोरी हो गई, किसी के घर में कोई तकलीफ हो गई, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, ये बताने का विषय नहीं है। बैठ जाओ एक बार, आप बैठ जाओ एक बार, आप बैठ जाओ। हाँ हाँ ये सुनेंगे, ये सुनेंगे, ये सुनेंगे, जरा इनको दो माइक दो। अरे रुक जाओ, एक एक करके बैठ जाओ, अरे एक एक करके बोलो। हमारा गन्ना है जी बिल्कुल यहाँ सूखा पड़ा, 15 दिन रह गए, वो उसे कोई ठेकेदार की जुम्मे लगा दिया। शुगर मिल बंगला जी से फोन कराया जी मैंने, नहीं कारण क्या, क्यों नहीं चल रही मिल? पता ना जी, मिल चल नहीं रही, सब बंगला जी से कह रहे हैं मिल सही चल रही है। हाँ अच्छा पर्चियां नहीं देते, मिल लेट चली है पर्चियां। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं वीर कुमार वाल्मीकि जी, गांव मतचुका से सरपंच हूँ। एमडी कौन है? अच्छा एमडी शुगर मिल एक बार बताएं, बिल की बात बता दो पहले। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, हमारी मिल जो थी वो वाकई में सर महीना भर लेट चली थी, परंतु अगर मैं धतीर सेंटर की बात करूं सर, आज की तारीख में धतीर का सिर्फ 6% जो है गन्ना वो बचा हुआ है सर, और सारी रेशियो के अकॉर्डिंग है सर, जिसकी कोई
पर्सनल वो है वो हम सॉर्ट आउट करवा देंगे सर। पर्चियां सबकी देखो बराबर जा रही हैं। जी सर जी। 19 है, 19 की पर्ची जिनकी 5-5 किला की बॉन्डिंग है जी, अभी 4-4 पर्ची फालतू नहीं आई, कब गिरेगी जी? अभी तो पेड ही रह रही है। देखो अब क्योंकि मिल अगर लेट चली है, सुनो मिल लेट चली है तो उसका फिर या तो यही है कि ये जैसे चल रहा चले, और नहीं तो हम पता करेंगे अगर कहीं और किसी मिल में गुंजाइश होगी। अजी 70 पर्ची का बॉन्ड है और 18 पर्ची आई है, सब लेबर भगी और सब सूखे प्रयोग करना और 20-20 दिन तक 4 बंदे हैं, 4 सेंटर पर बनने वाले। सुनो मैं पता करता हूं कि और मिलों में जहां कहीं गुंजाइश है और कहीं मिले अगर गन्ना वन्ना अपना पूरा कर चुके हैं, यहाँ का कुछ गन्ना दूसरी मिलों में भिजवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये जो हमारे इलाके में जो नुकसान हुआ ना बारिश का, इसका मुआवजा की ये पटवारी जो हमारे बिल्कुल काम नहीं कर रहे ना, वो गिरदावरी कर रहे जी। ये सारा हमने स्पेशल लोग लगा दिए हैं, बहुत नुकसान हुआ है जी बारिश से, बहुत से लोग जिम्मे लगा दिए हैं, सबकी गिरदावरी भी लगभग हो गई है, थोड़ी बहुत बची है। हमारे यहाँ पर बिल्कुल कोई भी नहीं आया। आपको क्या पता है जी? नहीं आपको क्या पता है? सरपंच जी अतचटा से सरपंच में फैलाया, गाँव में किसी ने गिरदावरी नहीं की, किसी कोई आया नहीं जी। और यहाँ कम 70% कम से कम नुकसान हुआ जी इलाके में। इसको मुआवजा मिलना चाहिए जी, 50,000 रुपए किलो के साथ। रुक तो जाओ। देखिए गांव के बारे में जो बताया है, 1498 में 1450 एप्लीकेशन को कंप्लीट हो गई है, केवल 25-30 बाकी हैं, वो भी एक आध दिन में, क्या आज शाम तक ही पूरी हो जाएंगी, चिंता मत करो। उन्होंने रिपोर्ट दे दिया, हो सकता है एक आध जो बोल रहा है उसकी नहीं हुई हो, तो ये जो सारे कागज है ये पीछे से सारे इकट्ठे कर लो, सारे अपने कागज जो है हमारे स्टाफ के लोग इनको दे दो जरा। भाई शांति रहो, जरा शांत रहो। वो अपने वहां चला गया। अब इन्होंने क्या जी, सीधा किसान जो गन्ना लाएगा वो जो वहां से ट्राला आएगा उसी में, ट्रॉली से उसी में लोडिंग होगी। वो ट्राले आते नहीं है जी, मान लिया जैसे धतीर कांटे का 2 ट्राले का हो गया जी, उतरते नहीं है वहां पर, वो एक ट्राला आया जी। वो जमीन पर खाली जगह है नहीं, हाँ खाली जमीन पड़ी है जी काफी। हाँ, वो सीधे उसमें कराते हैं और लोडिंग बचाने के लिए जी। ट्रॉले कम है, हाँ ट्रॉले कम है, आते नहीं, मान लीजिए 2 ट्रॉले ध्यान में आ गया आज करते। हाँ जी, तो इसलिए गन्ना सूख जाता है, खड़ा रहता है कई दिन तक। ठीक है चलिए बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हाँ भाई, मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन जितनी बातें हैं वो आपके यहाँ से आ गई, केवल आपके सरपंच ने अब मुझे एक मेमोरेंडम देना है, वो दे दो, लाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।